यस, गॉट टू नो। यस, चलो। आज बच्चों हम लोग देखो डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। Okay. तो कुछ बेसिक टर्म्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और उस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उनके केसेस डिस्कस करूंगा मैं मूल कॉन्सेप्ट में। तो बेसिक टर्म है, सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करते हैं तो फर्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, इसके ऊपर जो पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन तक। आज हम बात करेंगे बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? क्योंकि डिफरेंट टर्म के लिए डिफरेंट हम यूज करेंगे, गैसेस के लिए कुछ अलग टर्म होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? बताओ बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का एक्चुअली मीन क्या है? मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज defined as density of a substance, at given pressure and temperature, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस at same temperature and pressure, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे भी कर लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ए गैस, इस तरीके से कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, कोई आपकी है फर्स्ट टाइप की गैस, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ए गैस लाइक सेकेंड टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा है मैंने कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है दैट मस्ट बी सेम, ठीक है। जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो आपका सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम रिलेटिव डेंसिटी को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। तो अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे गैसेस को लेके, सिंपल सा टर्म है कि एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से आप डिवाइड कर दो, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉर गैसेस, ठीक है। गैसेस के टर्म अगर बात करते हैं तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अच्छा, डेंसिटी का जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मैंने बोला था कि डेंसिटी फर्स्ट आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप की गैस है तो उसकी डेंसिटी आपकी ऊपर दिखनी चाहिए गैस की। सेकेंड टाइप की डेंसिटी आपकी जो गैस है उसकी नीचे दिखनी चाहिए। तो आपको पता है पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो यहां से आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। परफेक्ट। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको वॉल्यूम दिख रहा है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मास डिवाइड बाई डेंसिटी। इस वॉल्यूम को अपन यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। डेंसिटी जब नीचे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे ये जो टर्म है आपका पीबी बी बी को मैं यहाँ से कर सकता हूँ मास डिवाइड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ से अगर मैं डेंसिटी के टर्म को निकालूं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऊपर पी इंटू एम दिख रहा है, बाकी मैं यहाँ पे जब बात करूंगा नंबर ऑफ मोल्स को लेके एन इज इक्वल टू 1 पे लेकर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट गैस के बारे में अगर बच्चों बात करते हैं तो मुझे बताओ फर्स्ट गैस की डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए। डेंसिटी को हम इधर ले जाते हैं, एनआईटी को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो मुझे बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्रेशर आपका सेम होगा ऑब्वियसली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, प्रेशर मस्ट बी सेम। तो प्रेशर आपका यहाँ से डिफरेंट नहीं हो सकता है, जो प्रेशर फर्स्ट गैस का उसी प्रेशर सेकंड गैस का होगा। तो हो जाएगा P इंटू M1 डिवाइड बाई R इंटू टी। आर कांस्टेंट है आपका और टी आपका क्या है, मैंने बोला था प्रेशर टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए, इट इज फॉर फर्स्ट गैस।
और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड गैस के लिए निकालना चाहूँ यही इसी फॉर्मूले से, तो आपका हो जाएगा P इंटू M2 डिवाइड बाई R इंटू टी। परफेक्ट है। अब इसी दोनों टर्म को उठा के मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो आपको यहाँ से क्या दिख जाएगा कि बच्चों P इंटू M1 डिवाइड बाई, यहाँ से हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं, 1 सेकेंड, डिवाइड बाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ R इंटू टी डिवाइड बाई नीचे आपका P इंटू N2 डिवाइड बाई R इंटू टी। अब कौन कौन टर्म कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये टर्म तो सारे कैंसिल ही होने वाले हैं ना, तो यहां से मिलेगा M1 डिवाइड बाई M2। परफेक्ट है, समझ में आया। ये M1 अगर फर्स्ट है आपकी गैस थी तो M2 क्या है, M2 ही आपका रेफरेंस, तो रेफरेंस M यहां से क्या आपको दिख रहा है, व्हाट इज द, क्योंकि मैंने कहा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो M आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मास दिख रहा है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ जरा। तो डेंसिटी जो आपकी लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, उस डेंसिटी को मैं किस तरीके से मास से रिलेट कर रहा हूँ, ये टर्म आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और गैसेस को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेशर और आपका टेम्परेचर कैसा है, सेम है। एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन लेता हूँ जरा आप देखना। मैं क्वेश्चन लिया बेटा, रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू CH4। मीथेन भी गैस है, O2 भी गैस है, बोथ आर गैसेस। तो गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी मैंने जस्ट अभी बताई थी। तो क्वेश्चन में दे रखा है O2 विद रिस्पेक्ट टू CH4, आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू CH4 क्या आंसर होगा, बताओ जरा। तो भाई O2 का तो ऊपर हो जाएगा ना 16 इंटू, ऊपर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ऊपर कितना होना चाहिए, 16 इंटू 2 हो जाएगा फॉर द O2। और CH4 की बात करते हैं 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं 4 और आपके 16, तो ये डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। 2 इज द आंसर। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको निकालना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 गैस और विद रेस्पेक्ट टू मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे हीलियम, बताओ आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा यहाँ से आंसर SO2 का। तो SO2 का मास कितना 64, आप निकाल लो, डिवाइड 32 आपके सल्फर का, बाकी आपका यहाँ ऑक्सीजन से, तो 64 डिवाइड बाई नीचे हीलियम कितना होगा बच्चों 4, इसे सॉल्व कर दो तो 16 इज द आंसर। हो गया, सभी को यहाँ तक क्लियर है, हाँ परफेक्ट। अगर मैं पूछूं SO3, मैं पूछूं यहाँ पे क्वेश्चन SO3 के रिस्पेक्ट में O2, तो बताओ आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है SO3 की, तो SO3 का कितना हो जाएगा बच्चों 80, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना होगा 16 into 32 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज बेसिक टर्म फॉर द रिलेटिव डेंसिटी, जिसको मैंने मास में किस तरीके से डिफाइन, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी नहीं की, क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी नहीं गिवन है कि डेंसिटी ऑफ गैस A डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस B। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और सीधा किस तरीके से आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट में टर्म चल रहा हूँ बेटा वेपर डेंसिटी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सारी डेंसिटी एक तरीके से समझते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ गया पूरा। अब आते हैं वेपर डेंसिटी पे। तो वेपर डेंसिटी क्या है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीन ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कोई बताएगा मुझे। इन केस ऑफ गैसेस, if reference gas taken is hydrogen, reference gas taken is hydrogen gas, then relative density is known as वेपर डेंसिटी। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टर्म मैंने डिफाइन किया है कि बच्चों जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पहले वाले रिलेटिव डेंसिटी के अंदर, कि डेंसिटी ऑफ गैस ए टाइप ऊपर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की आपकी नीचे, लेकिन वेपर डेंसिटी वाले टर्म में क्या होगा कि ऊपर तो आपको जो भी गैस लेनी है आप लो, लेकिन उस गैस का जो रेफरेंस होगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो हाइड्रोजन गैस, वहां पे हम कोई भी गैस के रिस्पेक्ट में दूसरी गैस को चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वेपर डेंसिटी टर्म, एक्चुअली वेपर डेंसिटी टर्म वही है आपका रिलेटिव डेंसिटी, बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ गैसेस इफ रेफरेंस गैस टेकन इज हाइड्रोजन गैस,
the relative density is known as vapor density। बस यही है, जिसको वेपर डेंसिटी को मैं बहुत सारे अलग टर्म लिखता हूं। आपने अगर इस तरीके से पढ़ा है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, ऊपर हो जाएगा, नीचे डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो तो कंडीशन मस्ट है कि आपका यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको दोनों केसेस में सेम मिलना चाहिए, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस, ठीक है, इट इज यूनिटलेस, ठीक है, इट इज यूनिटलेस। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस बेटा कितनी होती है एसटीपी पे, बताओ जरा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी होती है? ये लेते हैं लगभग, हम अप्रोक्स लेते हैं 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। क्लियर है सभी को? आता समझ में आ गया? अगर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस नीचे है तो मैं इसको एक अलग टर्म में और रिप्रेजेंट करता हूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर जो भी गैस के मॉलिक्यूलर वेट होंगे डिवाइड बाय नीचे आपका 2, ठीक है। इस ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं वेपर, बिकॉज नीचे हाइड्रोजन गैस है इसलिए मैं इसको 2 में नीचे ले सकता हूं। और इसको मैं फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट कहीं निकालने की बारी आएगी तो हम वेपर डेंसिटी यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट है? बिकॉज इसको मैं अलग तरीके से डिपेंड करूं तो ऊपर में मास लिख सकता हूं, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ना, मास बाय वॉल्यूम। तो इसको मास के टर्म में इसी फॉर्मूले को डिफाइन कर सकता हूं वेपर डेंसिटी को, कि सपोज मास ऑफ गैस जो भी है एट वॉल्यूम बी, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ H2 गैस, वही सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर पे, राइट। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसको फिर अगर मास है तो उसको मास को मैं अगर मास है तो फिर उसको मैं चेंज किस में कर सकता हूँ, मोल्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, करेक्ट। तो उसी टर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया यहाँ तक? वेपर डेंसिटी क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ से थोड़े से इसके ऊपर हम लोग 1-2 पॉइंट ले सकते हैं। वैसे ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में ले लूंगा अभी, पहले मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। एक पॉइंट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? बताओ बच्चों, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? पहले पहले समझ लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली यूज्ड फॉर, हम किस किस के लिए यूज करते हैं? या गैस के लिए यूज करते हैं, क्या हम सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, या फिर हम लोग लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं? किसके लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कभी भी गैसेस के लिए यूज नहीं करते। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलवेज यूज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली बेटा हम लोग यूज करते हैं सॉलिड्स के और लिक्विड्स के लिए, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करें, तो इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, density of substance with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे ग्रेविटी को भी हम गैसेस के लिए डिफाइन नहीं करने वाले हैं, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए डिफाइन करेंगे। और ये है क्या? It is may be defined as density of substance with respect to density of water. This is very important, ठीक है। Density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो क्या बनेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू बन जाएगा कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी ऊपर हो जाएगी और नीचे आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ऊपर क्या होगा कि कोई भी एनी सब्सटेंस गिवन है उसकी डेंसिटी अपन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, और अगर मैं ग्राम पर एमएल की बात करूं वो उसको, तो हम इसको 1 ग्राम पर एमएल में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताना जरा एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास को हम लोग थ्योरेटिकली तो समझते हैं, एटॉमिक मास एटम का मास,
लेकिन ये एटॉमिक मास एक्चुअली में क्या एवरेज होता है? एटॉमिक मास की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये एवरेज मास होता है? यस और नो? बताओ जरा। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को हम ऐसे समझते हैं, हाँ ऑब्वियसली इट इज एवरेज, ये एवरेज होता है। हाँ, कोई बताएगा मुझे? ये डेफिनेटली एवरेज ही होता है। यस। ओम, आप बताओ जरा। इट इज एवरेज वैल्यू। ओके, यस इट इज एवरेज वैल्यू डेफिनेटली। बिकॉज होता क्या है, आप उस पॉइंट को समझो। देखो होता क्या है कि नेचर के अंदर ना, जो हम ओर्स की बात करते हैं, तो नेचर के अंदर क्या देखते हैं, हमें कोई एक एलिमेंट मिलता है, समझ ध्यान से। हमें कोई एक एलिमेंट मिलता है, ठीक है। उस एलिमेंट्स के डिफरेंट स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे स्टेबल आइसोटॉप्स, वो जो उस एलिमेंट के डिफाइन हो रहे हैं, उन सारे के सारे स्टेबल आइसोटॉप्स का जो मास होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे नंबर्स का एडिशन करते हैं, ऊपर उसके हम सारे के सारे जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबका मास हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाई उनका नंबर्स करते हैं, और फिर जो वैल्यू आती है वही वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक मास होती है। समझ में आ गया होगा? तो एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑल नेचुरल ऑकरिंग स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, वो जो भी जितनी भी आइसोटॉप्स हैं, उन सारे के सारे मास को उनके मास को हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई उनका जो नंबर्स है, कितने मैंने लिखे हैं आइसोटॉप आइसोटॉप्स, डिवाइड बाई उतना नंबर्स करेंगे, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर पे एडिशन नीचे पे एडिशन डिवाइड कर देंगे, और आपका यहाँ से क्या होगा, जितने नंबर्स वो नीचे आ जाएंगे, और उससे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा वही आपका होगा एटॉमिक मास। समझ में आ गया सभी को? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल बोरॉन का। मैंने लिखा है कि बोरॉन ये आपका आइसोटोपिक फॉर्म में है, इसकी प्रेजेंस है B11, इसका 80% है। मैंने यहाँ पे लिया है बोरॉन सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिया है बोरॉन का, लाइक दिस इज बोरॉन का सेकेंड आइसोटोप मैंने 4 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रेजेंस ले लिया मैंने 20%, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या आएगा बोरॉन का? बोरॉन का एटॉमिक मास क्या आना चाहिए, बताओ जरा। बोरॉन का एटॉमिक मास क्या आएगा? ये बोरोन के ही आइसोटॉप्स है, जिसकी नेचर के अंदर प्रेजेंस मैंने लिखी हुई है। अब ना क्वेश्चन हमारा ये कि यहाँ पे इनका एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मतलब वो कैपिटल ए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, तो कैसे निकाला जाए? यस, कोई बताया मुझे? क्या आंसर आएगा? देखो, अरे इसमें इसमें जो दे रखा है, ठीक है, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 88%, यस 10.8, 10.8 निकाला है हमने, ओके। देखो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, 10.8 ही आएगा, बिकॉज देखो यहाँ से आपको ये जो इसकी परसेंटेज दे रखी है, मतलब इसका आप ग्राम मान लो, सपोज दिस इज एक्चुअली 80 ग्राम, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं सपोज ये 20 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें आपकी दो ये आइसोटॉपिक फॉर्म आपको दे ही रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज के बेस पे लिखूं तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डबल एट, या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ से ये कितना दे रखा है 80 ना, 80 प्लस यहाँ से कर 20 डिवाइड बाई, अगर परसेंटेज के साथ लिखूं यहाँ पे 100 तो ये 0, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि 10.8 या 10, क्योंकि 10.8 ये आपका 10 कितना इसका मास रहेगा, 1 सेकेंड,
यहाँ पे इसका 80 ग्राम मान सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप का। या आपका सेकेंड इसका हम 20 ग्राम मान सकते हैं, ठीक। और इसको अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपके कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है। जो नंबर्स हैं आपके 1 एंड 1 आपका 2। ऊपर इसका जो परसेंटेज है वो हम लिख सकते हैं ऐसे 80 प्लस 20, डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 50। लेकिन 50 तो ऐसे हम निकाल नहीं सकते ना कि 50, क्योंकि ऊपर आपका जो अमाउंट गिव है ना, हम ऊपर क्या डिफाइन करते हैं, ऊपर इसमें जो भी आइसोटोपिक फॉर्म है, ठीक है, उनके जो मास है उसको हम ऊपर डिफाइन करेंगे, और जो नंबर्स होंगे टोटल उनको हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो टोटल जो परसेंटेज होगा वो तो 100 होगा। तो मतलब ये इस तरीके से आपको नहीं निकालना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको शो नहीं करना, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर मैं टोटल में परसेंटेज की बात करूं तो टोटल नीचे कितना आएगा, टोटल नीचे आपका आ जाएगा 100, बिकॉज 100 पे अपन को निकालना है, ठीक है। 100 पे तो निकालना है हम लोगों को। ऊपर कितना हो जाएगा इसका, अगर यहाँ पे 80% दे रखा है तो 80% का मतलब यहाँ से आपका, ये अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो ये कितना 80.0 ना, 80 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई, ठीक है, परसेंटेज में निकालना हूँ, प्लस कितना हो जाएगा 20। और अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 2 10 ना, एक सेकंड, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ से आपका देखो मैंने निकाला कैसे वो समझो। यहाँ से मैंने क्या किया है 11 इंटू ये जो है, ठीक है, 11 उसका मास है आइसोटोपिक फॉर्म का, 11 इंटू जो इसका परसेंटेज है वो बाई मोल है, ठीक है। तो 11 इंटू आपका ये 80, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 880 और फिर ये 20 इंटू 4 ये जो ऊपर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 80 प्लस 880 ऊपर हो जाएगा आपका कितना 960 डिवाइड बाई टोटल नीचे नीचे अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ये कितना है 80, इधर 20 है, लेकिन टोटल हम परसेंटेज में तो 100 पे ही निकालते हैं, नीचे आपका 100 हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये एक 96 10 तो 9.6, तो 9.6 आपका समथिंग आंसर निकल के आएगा 9.6। जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 10 हम लोग यहाँ पे इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर और थोड़ा क्लियर समझ पाए। इससे मान के चलो मैंने मैग्नीशियम लिया, इसका आइसोटोपिक फॉर्म यहाँ पे 25, जिसका परसेंटेज है 10%। इसी मैग्नीशियम का सेकेंड आइसोटॉप्स है जिसका आपका यहाँ पे 26 है, और इसका परसेंटेज उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम लेते हैं, इसका ये 24 है आइसोटॉपिक फॉर्म यहाँ पे, और इसका अमाउंट है आपका 20%। तो क्वेश्चन हमारा है कि ये जो परसेंटेज है यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो किस तरीके से सॉल्व करें। और जहाँ पे क्वेश्चन में इसने हिंट दे रखी है कि यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास है मैग्नीशियम की, वो आपको यहाँ दे रखा है 25.5। तो ये परसेंटेज के बारे में उसने क्वेश्चन किया है, तो कैसे परसेंटेज निकाला जाए। तो देखो ये जो वैल्यू है ना, दिस एटॉमिक मास इज एक्चुअली एवरेज, ठीक है, दिस इज एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं उसको उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल को अगर मैं बाहर भी निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा 25 5 और यहाँ पे आपका 0, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नेक्स्ट टर्म को स्टार्ट करते हैं, जरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आएगा, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया 26 इंटू एक्स, 26 इंटू एक्स इस टर्म को। फिर कितना है आपका ये 24 है, यहाँ से 20 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 22 कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, यस। प्लस नेक्स्ट वैल्यू की बात करेंगे तो यहां से ओके ये कितना होगा, ये 25 है, और यहां से आपको दे रखा है 10, राइट, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 10, परफेक्ट है, डिवाइड बाई टोटल नीचे कितना होगा, परसेंटेज तो आपका 100 पे ही होगा, परसेंटेज तो आपका 100 पे निकाला जाएगा ना। तो पहले क्या करो, यहाँ से 0 गायब भी कर दो, यहाँ से पहले इसको रहने दो, चलो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 0 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका 250 और ये 480, ये हो जाएगा आपका 0 3 हो जाएगा 6 7, ठीक है 730 आपका हो जाएगा। तो 730 इधर, और ये करेंगे 25500, और बाकी आपका इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 730 इज इक्वल टू 26 इंटू एक्स। इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद 26 से हम डिवाइड करेंगे, ये ना, और 26 से डिवाइड करेंगे तो इसका परसेंटेज मुझे निकालना है, फिर 2 0 में यहाँ पे कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, जरा एक बार माइनस करो, ओम निकाला आपने, कितना आंसर आया? यस 9.52, 9.52 समथिंग आ रहा है, ठीक। मैं चेक करता हूँ ऑप्शंस में, परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग आया ना? नहीं वैष्णवी, ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली इसी का परसेंटेज निकालना है, वो जो एक्स की वैल्यू है वही तो निकालनी है। सेवेंटी, यहाँ पे किसी ने 70 निकाले हैं, 70 किस तरीके से निकाले हैं? नहीं नहीं, यहाँ से तो हम, यहाँ से अगर आप देख रहे हो फॉर्मूले से अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो इसका आपका टोटल जो गिवन है वो आपका यहाँ पे 0, तो इसलिए 0 मैंने यहाँ पे बढ़ाई थी, 0 बढ़ा पे तो 22.5 है ना, ठीक है। तो ये कितना, 70 का राउंड आना चाहिए, नहीं 70 का राउंड, 70 के जो एक्स की वैल्यू है वो 70 का राउंड आपकी आनी चाहिए। बिल्कुल, यस यस। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज मोलर मास पे, एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है इसमें? हाँ, 70 डायरेक्ट लिखनी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज मोलर मास पे, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? तो यहाँ पे एवरेज मोलर मास में हम क्या यूज करते हैं, मोर देन वन कंपोनेंट। वो आइसोटोपिक फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन वन कंपोनेंट, एक से अधिक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम बात कर रहे हैं एवरेज मोलर मास, एक से अधिक कंपोनेंट यूज करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि मास हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो एम एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो वेट होगा वो ऊपर हो जाएगा सारी कंपोनेंट का, डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा टोटल उनका नंबर, ठीक है। इस तरीके तो टोटल वेट को हम लिख सकते हैं, जैसे ए कंपोनेंट है तो डब्ल्यू ए ले सकते हैं, बी कंपोनेंट है डब्ल्यू बी लिख सकते हैं, सी कंपोनेंट डब्ल्यू सी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टोटल इसका आपका लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी फॉर डब्ल्यू बी और एन सी फॉर डब्ल्यू सी। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर बन जाएगा। तो अब निकालेंगे यहां से इसके केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। केस फर्स्ट में आपका सपोज परसेंटेज गिवन है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बाई मास, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, परसेंटेज बाई मास गिवन है, तो फिर यहाँ से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं? जैसे मैं आपको दूं, यहाँ पे मोलर मास लिखा मैंने एक साइड, और यहाँ मैंने कंपोनेंट बीच में लिख लेता हूँ लाइक ए बी सी, और यहाँ पे इनका गिवन है परसेंटेज बाई मास। तो इसमें ए कंपोनेंट है, इसका मोलर मास 20 है, बी कंपोनेंट का मान लिया मैंने 30 है, इसका ले लिया मैंने 10। और परसेंटेज के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका गिवन है आपको 20% ए का, इससे गिवन है आपको 30%, यहाँ गिवन है 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। तो अब यहां से निकालना है आपको कि फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं इसका एवरेज, एम एवरेज क्या होगा, इस क्वेश्चन में एम एवरेज क्या होगा। तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ 20, जैसे आपको सीक्वेंस जो दिख रहा था फॉर्मूले में क्या था, ऊपर आपका वेट दे रखा था, ठीक है, डब्ल्यू ए टोटल। जब हम एम एवरेज निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा, टोटल वेट
नीचे आपका हो जाएगा टोटल जो नंबर्स है। चलो, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 20 × 20, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है उसका ई का बीट निकालना है टोटल 20 × 20, तो ये हो जाएगा पे कितना 400, यस, प्लस नेक्स्ट 30 × 30 900 प्लस नेक्स्ट क्या होगा, ये 400 हो गया 900 हो गया, यस। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कितना है इसका 10% ना, ये लेकिन 10 नहीं होगा, टोटल परसेंटेज की बात करते हैं तो 50 होगा ना, 50 क्योंकि 20 ऊपर 50 × 10, यस, ये आपका 500 डिवाइड बाई, नीचे नंबर्स आएंगे तो नंबर्स में हम कैसे निकालें, नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे, क्या क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 20 30 प्लस यहाँ से आपका 20 30 + 50 डिवाइड बाई टोटल, अगर नीचे नीचे मैं नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इसका 20 डिवाइड बाई 20 30/30 और 50/10, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर जो मास है वो तो आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, परसेंटेज के साथ 20 × 20, ये आपका कोई बिकॉज आपके मोल्स गिवन होते हैं, ठीक है, तो 400 ऊपर हो जाएगा, 900 ऊपर, और आपका 50 × 10 ये आपका हो गया 500, ठीक, डिवाइड बाई नीचे क्या आना चाहिए नंबर्स ना, तो नंबर्स कैसे निकाला जाए, नंबर्स किस तरीके से यहाँ पे निकाला जाएगा बताओ, अगर आप देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो परसेंटेज बाई मास गिवन है, ये समझ में आ गया होगा, तो टोटल तो आपका टोटल वेट हो जाएगा WA + WC, मैं मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज का, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे NA NB की बात करूं तो सपोज मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मोल्स ना, ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन कर लूं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि ये 20 डिवाइड बाई ये टर्म आपका 20, आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखो इसको मैं और एक इजी मेथड से बताऊं, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसको इस तरीके से ना लिख के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, कोई परसेंटेज के साथ लेके ही मत जाओ, देखो इसको इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से 20 ये जो गिवन है 20 + 30 प्लस आपका 50, ठीक है, ये वाली वैल्यूज डिवाइड बाई नीचे मुझे एंस निकाला, हाँ परसेंटेज, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20 डिवाइड बाई 20, ठीक है, प्लस ये 30 डिवाइड बाई 30, और इधर आपका गिवन है प्लस 50 डिवाइड बाई 10, ठीक, और ऊपर जरा करेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 5, और ये हो जाएगा आपका 7, तो 100 डिवाइड बाई 7, 100 डिवाइड बाई 7, करेक्ट है ना, तो 100 डिवाइड बाई 7 ही इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, 100 डिवाइड बाई 7 इस तरीके से भी कर सकते हैं, करेक्ट है ना, 100 डिवाइड बाई 7, अगर सपोज मान लो यहाँ क्वेश्चन में मास ना देके वॉल्यूम देता है, तो अगर क्वेश्चन में अगर उसने वॉल्यूम दे दिया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज प्रेशर या फिर परसेंटेज वॉल्यूम गिवन है गैसेस के लिए, जो आइडेंटिकल कंडीशन में डिफाइन की जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ना परसेंटेज मोल्स ही निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज मोल्स निकालेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज प्रेशर या परसेंटेज वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कंडीशंस आपके सेम होनी चाहिए, हम परसेंटेज मोल्स ही निकालें, जैसे क्वेश्चन लेता हूं, मैंने O2 लिया है, मैंने यहाँ पे N2 लिया है, O2 के बारे में बात करेंगे तो आपका यहाँ पे है कितना 20%, ये बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम, N2 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 80% बाई वॉल्यूम, तो फिर निकालेंगे यहाँ पे एवरेज तो कितना होगा, अब अगर यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये बाई वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखा है, ये दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, तो ऐसे मास क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, और यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम को इधर लेके जाऊं तो फिर आपका क्या होगा, मास डिवाइड बाई डेंसिटी ना,
और मास, वो भी मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं, ये क्रॉस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 20, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 ना, 32 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/40। यस बिल्कुल। यहाँ पे N2 के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 तो ये होगा, और प्लस आपका 28, यही ना। करेक्ट ना यहाँ तक, ओके। और यहां से कितना होगा जरा देखो, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 0 और 6, 16 से ना, 16 और 6, 2 डबल 2 ना, डबल 2, ओके 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 ठीक है। तो ये हो जाएगा 640, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 640 प्लस 1 सेकेंड, 640 प्लस 2240 डिवाइड बाई नीचे कितना 100, टोटल आपको वही रहेगा, बस इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लो। तो ये आपका कितना आ जाएगा 28.8 समथिंग आ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऐसा इस तरीके से वॉल्यूम के साथ दे रखा है तो हमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। ओके हाँ 28.8 समथिंग आएगा, बिल्कुल सही है। ओके तो आज इतने रखते हैं, कल हम लोग करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो।